नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण की पुस्तक से पुष्पांजलि, जो आपकी व्याकरण की बुक है, उसमें से पाठ पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। ये पाठ हम एक सेक्शन में पढ़ चुके हैं, लेकिन दूसरे सेक्शन में मैंने नहीं कराया था, इसलिए हम इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं ताकि सभी बच्चों को क्लियर हो जाएगा। तो भाषा और व्याकरण ये पढ़ेंगे हम। भाषा से क्या अभिप्राय है, भाषा का क्या मतलब होता है। तो भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे को बता देते हैं और दूसरे के विचारों को हम समझ लेते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा संस्कृत भाषा से शब्द लिया गया है, भाष धातु से शब्द लिया गया है, जो कि संस्कृत में हम धातु पढ़ते हैं, उसमें भाष शब्द भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जैसे हम मुंह से कुछ भी बोलते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। तो जब मनुष्य समाज में रहता है तो वह अपनी भाषाओं के द्वारा एक दूसरे को अपनी बातें समझाता है और दूसरे की बातों को समझता है, तो उसे भाषा कहते हैं। तो भाषाएं भी बहुत सारी भाषाएं हैं अलग अलग। तो जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो अलग अलग इनके प्रकार भी हैं। भाषा कितने प्रकार की होती हैं, है ना। तो भाषा है हमारी दो प्रकार की, मुख्य रूप से दो प्रकार की भाषा है, जैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो जो हम बोलते हैं, सिर्फ हम बोल के अपने बातों को समझाते हैं दूसरों को, जैसे हम कोई भी बात किसी को बोल के समझा रहे हैं और दूसरों की बातों को हम बस सुन रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। जैसे हम रेडियो पर समाचार सुनते हैं तो मौखिक भाषा है। भाषण देते हैं कोई, तो वो जो भाषा है वो मौखिक रूप से हम सुन रहे हैं। तो लिखित भाषा क्या है, जो हम लिख कर एक दूसरे को अपने विचार समझाते हैं और एक दूसरे के विचारों को हम समझते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। जैसे अखबार है, उपन्यास पढ़ना, पत्र लिखना किसी को, है ना, उनको हम लिखित भाषा कहेंगे। और एक भाषा और होती है सांकेतिक भाषा, जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो साइन के द्वारा, यानी कि संकेतों, इशारों के द्वारा वो एक दूसरे को अपनी भाषा समझाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम, बोली किसे कहते हैं। अब बोली क्या होती है, जैसे एक राज्य की कोई भी भाषा है तो उसे बोलेंगे भाषा, जिसको सब लोग अच्छी तरीके से जानते। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, लेकिन जैसे हिंदी भाषा को सभी लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे, लेकिन जो आसपास के क्षेत्रों में, जैसे किसी गांव में अलग भाषा है, हाँ, कोई थोड़ी सी दूर जाकर वो भाषा अलग तरह की है। जो आप भी देखते होंगे अपने आसपास में, कुछ गांव की भाषा डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, किसी गांव की भाषा अलग है। तो ऐसे सभी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अनेक प्रकार की बोलियां होती हैं, तो उसे बोली कहा जाता है। फिर है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हमारी कौन सी है, हिंदी। और बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं। तो उसमें है हिंदी है, मराठी है, तेलुगु, मलयालम, तमिल, गुजराती, राजस्थानी, इस तरह अनेक भाषाएं हैं। तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है कि ये भाषाएं इन राज्यों में बोली जाती हैं, और उनको बच्चों को, विद्यार्थियों को वो एक विषय के रूप में लगाई गई हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है। उसके बाद आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, जो हम जिस तरीके से हम शब्दों को लिखते हैं, वो जो चिन्ह बनाए गए हैं लिखने के, जैसे
ध कैसे लिखा हमने, व कैसे लिखा है और बै कैसे लिखते हैं। तो ये जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, दिए गए हैं, इन चिन्हों की जो व्यवस्था बनाई गई है उसे लिपि कहते हैं। तो हर एक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि सेम है, तो इसलिए हिंदी और संस्कृत को पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोनों भाषाओं की लिपि एक जैसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, वो थोड़ी अलग तरीके से है, जैसे उसमें क ख स्वर व्यंजन जो अलग है। अंग्रेजी की लिपि अलग है, फ्रेंच जर्मन भाषा की अलग लिपि है। तो सभी की अलग अलग लिपियां हैं। तो हिंदी और संस्कृत को पढ़ना, हिंदी आती है वो संस्कृत आसानी से समझ सकता है, संस्कृत आती है वो हिंदी आसानी से समझ सकता है, क्योंकि उनकी जो लिपि है, लिखने का जो ढंग है वो एक जैसा है। अब देखिए लिपि है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी, क्योंकि इसमें जो स्वर व्यंजन है दोनों के एक जैसे हैं, मात्राएं एक जैसी हैं। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि है, जर्मन की रोमन, फ्रेंच की रोमन, उर्दू की फारसी। तो इस तरह से इनकी लिपियां हैं, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। फिर है व्याकरण। व्याकरण में है कि भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने की विधि को व्याकरण कहते हैं, और व्याकरण के माध्यम से हमें व्याकरण का, वाक्यों का शुद्ध और अशुद्ध होने का ज्ञान प्राप्त होता है कि कौन सी हम सही लिख रहे हैं। सही भाषा को तो हम वैसे भी समझा सकते हैं, जैसे किसी को भी हम कुछ बोल के समझा सकते हैं, चाहे वो गलत है, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं, जब हम उस विषय को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अगर हम व्याकरण की दृष्टि से उसको गलत लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो जैसे हम बाजार जाऊँगा, तो ये तो सही वाक्य नहीं है, हम कैसे बनाएंगे? मैं बाजार जाऊँगा। गिरते हैं पेड़ से पत्ते, तो ये तो कोई वाक्य नहीं बना, तो हमें शुद्ध रूप में लिखना है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो इस तरह से हम वाक्यों को व्याकरण के सहायता से शुद्ध कर सकते हैं। फिर व्याकरण के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे व्याकरण के 3 मुख्य भाग हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में क्या आता है? इसमें वर्णों का, जैसे स्वर है, व्यंजन है, स्वर व्यंजनों को मिलाने से क्या बनते हैं? वर्ण। स्वर पढ़ेंगे हम, उसमें व्यंजन पढ़ेंगे, तो ये वर्ण में आएगा। फिर शब्द विचार, अब वर्णों को जोड़ के जो हम बनाते हैं उन्हें शब्द कहते हैं, तो इसमें लिंग, वचन, ये सब पढ़ते हैं हम। फिर वाक्य विचार आएंगे, उसमें वाक्य में शब्दों को जोड़ने से फिर हमारे वाक्य बनते हैं। वर्ण को जोड़ने से शब्द, और शब्द को जोड़ने से वाक्य बनते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार, विराम चिन्ह आदि, ये सभी चीज़ें हम वाक्य विचार में पढ़ेंगे। उसके बाद है साहित्य। तो इसमें साहित्य की परिभाषा बताई गई है कि किसी भाषा के संचित यानी कि सुरक्षित किया गया जो ज्ञान कोश है, खजाना है ज्ञान का हमारे पास, उसको उस भाषा का साहित्य कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ते हो। तो ये सभी है। फिर अब हम जो भी हमने पढ़ा है एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे। जैसे भाषा द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि एक दूसरे को हम अपने विचारों को समझाते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। हमारे इस विधान में 22 भाषाएं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी भाषा जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, यानी कि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण के माध्यम से हम शुद्ध बोलने, शुद्ध पढ़ने और लिखने का ज्ञान जो है हमें व्याकरण से मिलता है। और किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को, जो कि ज्ञान कोश हमने जो ज्ञान है वो सुरक्षित करके जो लिखा गया है, रखा हुआ है आने वाली भावी पीढ़ी के लिए, तो वो साहित्य है हमारा। वो हर भाषा के साहित्य होता है, हर एक भाषा का अलग अलग साहित्य होता है। अब इसका अभ्यास पढ़ेंगे हम। तो अभ्यास में हमने पढ़ा है भाषा किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन दी हुई है। व्याकरण किसे कहते हैं, साहित्य किसे कहते हैं, सबकी डेफिनेशन एक बॉक्स में लिखी हुई है। तो आप वहीं से याद करेंगे, इसको हमें लिखना नहीं है, सिर्फ बुक में से ही हम याद करेंगे।
फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आते हैं, भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, फिर आपको एग्जाम्पल भी लिखने हैं। फिर मौखिक और लिखित भाषा की परिभाषा, ये सारी बुक में मैंने जो अभी आपको बताई हैं ये सारी आपको वहीं से मिलेंगी और आपको याद करनी है। डार्क ब्लैक पेन से आपको मेंशन की गई हैं, वहीं से आपको वो लर्न करनी है और अभ्यास आपको बुक में ही फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान भरने हमें। भाषा के मौखिक रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा की, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। हमने अभी अभी पढ़ा है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। उसके बाद है संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, जो कि मैंने बताया था हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि देवनागरी है। किसी भाषा के संचित ज्ञानकोश को उस भाषा का साहित्य कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं मान्य यानी कि मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। फिर उसके बाद है सही गलत। सही पर आपको इस तरह का निशान लगाना है और गलत पर आपको इस तरह का निशान लगाना है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, हमने पढ़ा है अभी अभी। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो बिल्कुल सही है ये। किसी भाषा को लिखने की विधि साहित्य कहलाती है? नहीं, लिखने की विधि को क्या कहते हैं हम? लिपि। तो ये हमारा गलत है। भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण द्वारा मिलता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी अभी हमने ये पढ़ा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सही है, बिल्कुल हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। फिर उसके बाद आता है जो बहुत सारी आपको बोली और भाषाएं दी गई हैं, तो उसमें आपको समझ आया है या नहीं, आपको वो डिफरेंस देखने के लिए आपको भाषा और बोली दी गई है। और यहाँ पे कुछ मिक्स भाषाएं और बोलियां लिखी गई हैं, उनको आपको छांट कर लिखना है। अगर आपको समझ आई है तो आप लिख सकते हो। तमिल जो है भाषा है, तेलुगु भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, उर्दू ये भाषाएं हैं, क्योंकि ये राज्य की मुख्य भाषाएं हैं और ये अलग अलग क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां हैं। उसके बाद कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो अशुद्ध दिए गए हैं, तो हमें शुद्ध करके लिखने हैं। जैसे बच्चे खाना खा रहा है। अब ये वाक्य तो हमें सही नहीं लग रहा सुन के, तो अब हम इसको ठीक करेंगे तो ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा। जैसे बच्चे खाना खा रहे हैं। बच्चे खाना खा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं तो खाना खा रहे हैं। ज़्यादा के लिए हम हैं शब्द का प्रयोग करेंगे। या कोई हमसे बड़ा है, उसको रिस्पेक्ट के लिए हम एक व्यक्ति को भी हैं के तरह से लिख सकते हैं। धोबी कपड़े धो रही है। धोबी अगर यहाँ होता धोबिन, धोबिन कपड़े धो रही है तो ठीक था। अब धोबी जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो हम लिखेंगे धोबी कपड़े धो रहा है। सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 दिन होते हैं। 7 ज़्यादा है ना, एक दिन होता है तो ठीक है। अगर 7 एक से ज़्यादा है तो ये क्या बन गया? बहुवचन। बहुवचन है तो हमें है लगाना पड़ेगा। कुर्सी पर सफ़ेद कमीज रखा है। कुर्सी पर सफ़ेद कमीज रखी है, स्त्रीलिंग शब्द है। फूल पर तितलियां मंडराती हैं। ज़्यादा तितलियां हैं तो मंडराती हैं। फूल पर तितलियां मंडराती हैं। तो ये था आपका व्याकरण का पाठ 1। तो इसमें एक बार मैं आपको फिर से इसको रिवाइज करा देती हूँ। इसमें हमने भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे हम। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को समझा सकें दूसरों को, और दूसरे के विचारों को समझ सकें, तो उसे क्या कहेंगे हम? भाषा। फिर है भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। और एक भाषा हमने और बताई है, वो कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा, जो हम इशारों के द्वारा या संकेत के द्वारा एक दूसरे से समझ सकते हैं या दूसरों को समझा सकते हैं। जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है बोली।
तो बोली कौन सी है? जो अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है तो उसे बोली कहा जाता है। और जो किसी राज्य की मुख्य भाषा है तो वह भाषा कहलाएगी। और छोटे छोटे क्षेत्रों में उस भाषा का अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ढंग से उसको बोला जाता है तो उसे क्या कहेंगे? हम बोली कहेंगे। फिर है राष्ट्रभाषा। तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हमारी कौन सी है? हिंदी जो है उसे हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। उसके बाद है लिपि। लिपि है ध्वनियों को, जो भी ध्वनियाँ होती हैं जो हम सुनते हैं, लिखते हैं, उनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। जैसे हमारे स्वर और व्यंजन हैं तो उनको जब हम लिखते हैं तो वो क्या है? उसको क्या कहेंगे हम? उस ढंग से हम लिखेंगे तो उसे कहेंगे लिपि। अब अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। जैसे जो भी 22 भाषाएं जो है हमारी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन सभी की लिपियां अलग अलग हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की है, अंग्रेजी है, जर्मन, फ्रेंच, उर्दू, मराठी, सभी भाषाओं की है, मलयालम है। अलग अलग जितनी भी भाषाएं हैं सभी की लिपि भी होती है। फिर है व्याकरण। व्याकरण के बिना तो हमारा काम नहीं चलने वाला। अगर हम कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो उसके साथ उसका व्याकरण जरूर चाहिए, क्योंकि व्याकरण के बिना भाषा अधूरी है। उसको हम सही रूप में ना लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। तो अगर हम किसी भाषा को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो उसका व्याकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्याकरण से हमें सही और गलत का पता चलता है। अब मान लो मैंने बोला बच्चा खाना खा रहा है, बच्चे खाना खा रहा है। तो इसमें क्या है कि बच्चे खाना खा रहा है, यानी कि बच्चे तो बहुत सारे हैं लेकिन रहा है हम उसके लिए एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जिसको पता है कि व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है, जिसको व्याकरण का ज्ञान है तो वो इसको तुरंत समझ जाएगा कि ये गलत बोल रहा है। भाषा तो समझ में आ जाएगी कि बच्चे खाना खा रहे हैं, लेकिन जो सही शब्द है वो सही प्रयोग नहीं किया गया। गलत शब्द से ही हमें वाक्य समझ आ रहा है लेकिन भाषा की दृष्टि से वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से तो उसके बाद है व्याकरण के अंग। फिर हम पढ़ते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब जैसे वर्ण क्या है हमारे, जैसे क है, ख है, ए आ, ये सब क्या है? स्वर और व्यंजन को मिला के वर्णमाला बनती है। तो जैसे वर्ण है, कै वर्ण है, मैं वर्ण है और ले वर्ण है। इन तीनों वर्णों को जोड़ने से क्या बन गया? शब्द बन गया। अब शब्दों को कमल का फूल खिल रहा है, अब बहुत सारे शब्द जोड़ दिए तो ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। अब वाक्य शब्द में हम पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। और वाक्य में क्या क्या पढ़ेंगे? वाक्य रचना पढ़ेंगे, वाक्य प्रकार, विराम चिन्ह। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे अलग अलग आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद है साहित्य। साहित्य क्या होता है? जो हमारे विद्वान होते हैं, जो बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं तो वो अपने जो विचार हैं उस समय के, पुराने समय के जो विचार हैं वो उनको पुस्तकों में लिख देते हैं और उसको बहुत सुरक्षित रखते हैं, संभाल के रखते हैं, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं उसको पढ़ें और उन बच्चों का विकास हो, ताकि वो पीछे के बारे में जानें कि पहले कौन लोग थे, कैसे रहते थे, उनका खान पान क्या था। ये सब चीज़ें उसमें साहित्य में रहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में भी पढ़ोगे, इंग्लिश में उसे लिटरेचर बोलते हैं। तो ये था आपका पाठ और ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। तो इसकी सारी एक्सरसाइज आप बुक में भरेंगे और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता कोई भी, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन you can ask to me easily. Okay, then stop our class now. So all students complete your written work and submit to me. Reader also complete and submit to me. Okay.